बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनवायरमेंटल डिजीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो क्लाइमेट के हवाले से है कि क्लाइमेट के चेंज होने से या हॉट या वेरी कोल्ड का क्लाइमेट की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं। तो आज इसी लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि मौसम किसे कहते हैं और आबो हवा किसे कहते हैं, यानी वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। तो जब कोई बंदा जो है कमरे के अंदर, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जब कोई बंदा एक कमरे के अंदर बैठा हो, ठीक है, और वो अचानक वो खिड़की खोल कर बाहर की तरफ देखते हैं, तो अगर उसी दौरान उसको जो एनवायरनमेंट है वो हॉट लगा या उसको वो कोल्ड लगा, ठीक है, तो एट वंस उसको जो भी फील हुआ, सो दैट इज़ कॉल्ड वेदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड राइट नाउ। अब ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एसी के कमरे में बैठा है, ठीक है, और वो उसी कमरे से बाहर जाते हैं, चाहे बाहर टेम्परेचर लो क्यों ना हो, लेकिन बनिस्बत उस एसी कमरे वाले से उसके टेम्परेचर कम हो, तो उसको फिर भी गर्मी फील होगी, तो वो कहते हैं कि गर्मी है। ठीक है, तो दिस इज़ वेदर इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल कि उसको वो किस तरह लगता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को टेम्परेचर हुआ है, बुखार है, उसको सर्दी लग रही है, इवन बाहर जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट है, नॉर्मल है, लेकिन वो कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, तो क्या जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल सर्द है या गर्म है? तो दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दिस इज़ शॉर्ट टाइम। जिस तरह मैंने एसी का एग्जांपल दिया कि बंदा एसी के कमरे से बाहर निकलता है तो उसे गर्मी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जैसे वो एडॉप्ट कर जाते हैं तो उसको फिर उसे गर्मी नहीं लगती। ठीक है, तो देयर फोर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म। लिमिटेड एरिया तक होते हैं। लिमिटेड एरिया का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा है वो ऐसी जगह पर खड़ा है या बैठा है जो सूरज की नीचे हो, यानी उस पर कोई छत वगैरह नहीं होता, तो इस देयर फोर वी कॉल इट दिस इज़ द रिलेटेड टू द लिमिटेड एरिया, तो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही, एंड कैन चेंज रेपिडली ये चेंज हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल स्टेटस। एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कोई डिज़ीज़ फीवर वगैरह नहीं है, ना मैं ऐसी कमरे में जो है हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बाहर टेम्परेचर नॉर्मल है। अब दूसरा बंदा है वो कहता है टेम्परेचर लो है, और तीसरा बंदा है वो कहता है टेम्परेचर हाई है, क्योंकि वो जो कहता है कि टेम्परेचर लो है शायद उसको बुखार है, जो कहता है टेम्परेचर हॉट है तो शायद उसका बीपी हाई हो। तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि टेम्परेचर जो बाहर वेदर है वो किस तरह है। अब इसकी बरअक्स जो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट हम वेदर की कई सालों से वेदर की ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो दिसंबर से लेकर मार्च तक जो 4 महीने होते हैं, ये इन 4 महीनों के जो वेदर है वो हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, कि इसी जो 4 महीने हैं इसमें टेम्परेचर किस तरह रहता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो होता है या नॉर्मल होता है। तो सपोज़ हमने 4-5 साल ये रिकॉर्ड किया, फिर हमने इसकी एवरेज निकाली, तो एवरेज में हमारे पास ये आया कि इन 4 महीनों में टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरह है। फॉर एग्जांपल, एक साल हमने इस 4 महीनों में जो टेम्परेचर मालूम किया वो तकरीबन था हमारे पास 35 डिग्री से,
दूसरे साल हमने उसको फाइंड आउट किया, वो था 36। तीसरे साल फिर वो 35 था। चौथे साल फिर वो 37 हो गया, और इसके बाद जो है वो फिर 34 हो गया। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे वो तकरीबन 35 या 35 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, विच इज़ लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर। तकरीबन 35.7 या 36 के लगभग आएंगे, विच इज़ लेस देन द एम्बियंट नॉर्मल टेम्परेचर विच इज़ 37। तो हम कहते हैं कि इसी दौरानिए में जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कम है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिए, ठीक है। तो जब हम एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में एक इलाके का जो वेदर है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसका एवरेज निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन एंड दैट पर्टिकुलर टाइम। इसमें टाइम और स्पेस जो है वो ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म होता है, जिस तरह मैंने कहा 4 साल 5 साल वाइड एरिया में होते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ये नहीं होता। इस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो इन्हीं 4 महीनों में मुतदिल होता है, या इन्हीं में वो गर्म रहता है। तो एक प्रॉपर लोकेशन हम लेते हैं। इसमें सीजनल चेंजेस आते हैं उसमें, क्योंकि पूरा साल जो क्लाइमेट है वो सेम नहीं होता, लेकिन उसमें सीजनल चेंजेस आते हैं। एंड मेजर ओवर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस है बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लाइमेटिक चेंज? तो जब एनी डिस्टिंक्ट चेंज इन द मेजर ऑफ क्लाइमेट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिकेड और लॉन्गर। अगर हम किसी इलाके का जो पहला उसका क्लाइमेट होता है, सपोज़ एक इलाके का क्लाइमेट जो है वो सर्द है, ठंड है, ठीक है, तो 4-5 साल बाद वो हम इसको ऑब्ज़र्व कर देते हैं, तो वो इट बिकम हॉट। लाइक जिस तरह आप लोग देखते हैं हमारे इलाकों का, इस्लामाबाद का अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो एक 10-15 साल पहले इस्लामाबाद का जो मौसम था वो नॉर्मल होता, इवन गर्मियों में भी वो नॉर्मल होता। लेकिन आजकल गर्मियों में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो ये एक साल में ये चेंज नहीं आया, 2 साल में नहीं आया, लेकिन कई सालों में ये चेंज आया, ठीक है। तो जब कई सालों में किसी इलाके की जो क्लाइमेट है उसमें चेंज आते हैं, तो फिर इसको हम क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। अब क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो किस वजह से आते हैं? तो या तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आते हैं, रेनफॉल, कई इलाकों में रेनफॉल कम हो जाती है, किसी में रेनफॉल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से स्नोफॉल हो गया, या विंड पैटर्न हो गया, तो किस तरह हवा जो है उसमें चलती है। अब ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं ये मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से आते हैं। तो इसमें हमारे पास चेंजेस इन द सन्स एनर्जी, सन एनर्जी, या तो सूरज की जो एनर्जी ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से क्लाइमेट हॉट हो चुके हैं, या जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या दूसरा जो है स्लो चेंजेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। जो हमारा ज़मीन घूमता है अराउंड द सन, तो उसकी जो मोमेंट है, उसकी जो स्पीड है, उसमें कोई चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हेल्थ के ऊपर मुख्तलिफ असर होते हैं, उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो कंसिक्वेंसेस है, ये इफ़ेक्ट जो है ये डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों पर। एक है हमारे पास एक्सटेंट एंड रैपिडिटी, कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये किस हद तक है, या ज़्यादा चेंज आई है या कम आई है, और रैपिड चेंज आई है कि स्लो चेंज आई है, तो इस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा है द सिविरिटी ऑफ द इनशोइंग कंसिक्वेंसेस, कि
किस हद तक वो कॉन्सिक्वेंसेस काज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है एबिलिटी, मैनकाइंड एबिलिटी टू मिटिगेट द डैमेजिंग इफेक्ट। अब डिपेंड करते हैं उन लोगों पर जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज आया है, तो वो इसी क्लाइमेटिक चेंज को किस तरह कोप करते हैं, उसको किस तरह कंपेंसेट करते हैं। तो अगर डेवलप कंट्री है तो वो इसको सही तरीके से जो है कंपेंसेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरह जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं तो वो इसकी जो मिटिगेशन है वो सही तरह से नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आता है ह्यूमन बॉडी पर, वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और ये जो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ये हमारी जो इंसिडेंस ऑफ द डिज़ीज़ है उसको इंक्रीज़ करते हैं। मुख्तलिफ जो बॉडी के सिस्टम है वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं और उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे हम वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पर चेंज क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर, और एयर को हम इनहेल करते हैं थ्रू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अगर क्लाइमेट में चेंज आते हैं तो ऑब्वियसली जो एयर की जो नेचर है उसमें चेंज आएंगे, या तो एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा या बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगे। फिर उसमें अंदर जो ह्यूमिडिटी का मकदार है उसको भी चेंज होगा, उसका जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होगा। तो द होल नेचर ऑफ द एयर विल बी चेंज। और चेंज एयर जब अंदर रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू जाते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, लाइक एयर पोल्यूशन, हीट वेव। ठीक है। अब अगर एक्सट्रीम कोल्ड है और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या वेट क्लाइमेट है, तो उसमें स्नीजिंग और कोल्ड ज़्यादा होगा, कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं। स्नीजिंग क्यों होगा? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो हमारे ट्रैक को जो है इरिटेट करेंगे। या वेट क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा, इरिटेशन होगा एंड कफिंग एंड निमोनिया। निमोनिया पर्टिकुलरली क्योंकि वहाँ पर जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल ह्यूमिडिटी की वजह से सॉल्युबलाइज होते हैं, तो हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो अंदर जाकर एल्वेलाई में कम्युलेट होते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन काज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ निमोनिया। इसी तरह क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड सीओपीडी भी डेवलप हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या इफ़ेक्ट है? तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ब्लड वेसल डायलेट होगा, क्योंकि आप लोग गर्मियों में देख लें तो गर्मियों में जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होते हैं। ठीक है। और सर्दियों में जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो हार्ड टेम्परेचर की वजह से, यानी गर्मियों की वजह से जो डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स होते हैं, इट विल लीड टू द परस्पिरेशन। परस्पिरेशन मीन स्वेटिंग, क्योंकि जब आपके साथ वेसल जो है, जो एंड आर्गन वेसल है जो स्किन के ऊपर सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो आर्टरीज होते हैं वो खुले होते हैं इस तरह, उसकी कोई टर्मिनेशन नहीं होती वहाँ पर। तो अगर ये डायलेट हो जाते हैं तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उससे इवापोरेशन या परस्पिरेशन या स्वेटिंग जो है वो ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो हमारे पास क्या आएंगी? हाइपोवोल्यूमिया आएंगे। हाइपोवोल्यूमिया या हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन भी होगा, और जब हाइपोवोल्यूमिया आ जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो इट विल लीड टू द हाइपोटेंशन। अब इसके बरक्स अगर टेम्परेचर कम हो जाते हैं जिसकी वजह से वेसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलर आर्गन तक ब्लड सप्लाई कम हो जाएंगी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है। तो वहाँ पर पेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहाँ पर जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा,
तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर एनएरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस होगा, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड की फार्मेशन होगी। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे जो वहाँ पर पेन है, नरो रूट को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होगा। पर्टिकुलरली पेन होगा जॉइंट्स में, फ्रैक्चर एरियाज़ में, या अगर कोई किसी को आर्थराइटिस हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा कोल्ड वेदर का? तो इंक्रीज एपेटाइट, क्योंकि बॉडी के लिए टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पर, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम ऑफ द हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से एपेटाइट भी ज़्यादा होगा। और दूसरा होगा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यूरिन फार्मेशन ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टूल बनते हैं दे आर हार्ड। ठीक है, तो दैट विल लीड टू द कॉन्स्टिपेशन। हॉट वेदर में क्या होगा? रिड्यूस एपेटाइटिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई है, तो इसके लिए मेटाबॉलिज्म भी कंपेंसेटिवली रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एपेटाइट भी कम होगा। डिहाइड्रेशन होगी, जिस तरह मैंने बता दिया, क्योंकि परस्पिरेशन स्वेटिंग ज़्यादा होगी, एंड वॉमिटिंग, क्योंकि जो फूड स्टमक जो हम लेते हैं और वो स्टमक में मौजूद होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होती, तो जैसे हम उसके ऊपर और भी फूड लेंगे तो हमारा इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं तो इट विल लीड टू द वॉमिटिंग। अब रेनी सीज़न जो होते हैं, पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होंगे? फ्लड्स आएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लड्स आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्लड्स की वजह से जो क्लीन वाटर सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो क्लीन वाटर की सप्लाई है वो चश्मों से होते हैं, या कुएं से होते हैं, या मुख्तलिफ जो साफ़ दरिया होते हैं वहाँ से होते हैं। तो जब फ्लड आती है तो वो जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। और दूसरा सीवेज जो सिस्टम होता है, कराची में आप लोग देख लें, जब बारिश वहाँ पर आती है तो क्या मंज़र होता है। ठीक है, तो वो सीवेज सिस्टम भी कम्प्लीटली वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि गंदा पानी लोग पीते हैं। ठीक है, जो फूड होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, वो जब खा लेते हैं तो इट विल लीड टू द इन्फेक्शन, एंड सच इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमारे पास उसमें जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कॉलरा है, ये दो डिजीज़ है जो कि ज़्यादातर रेनी सीज़न में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द क्लीन वाटर एंड सीवेज सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट होगा? तो कोल्ड में जिस तरह मैंने बता दिया कि वहाँ पर नरो रूट पेन होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है कोल्ड कंडीशन में जो ब्रेन है उसका एक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसमें कम होता है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती है टुवर्ड द ब्रेन, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मल होता है, तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन हार्ट में क्या होता है कि नर्व रूट की बर्निंग होती है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, कन्फ्यूजन होता है, दिमाग के ऊपर जो है बोझ ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन, सन स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, एंड कन्वल्जन। इन तीनों का जो कॉज है वो क्या है? इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं ब्रेन में, तो वहाँ पर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ब्लड सप्लाई की ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बंदा कंफ्यूज होता है, सनस्ट्रोक भी होता है, कन्वर्जन भी होता है, और बाज़ औक़ात लोग जो है अनकॉन्शियस भी होते हैं बहुत हार्ड टेम्परेचर की वजह से। स्किन के ऊपर क्या प्रॉब्लम होते हैं? तो जब गर्मियों में जब स्वेटिंग ज़्यादा होते हैं तो हमारा जिस्म वेट रह जाता है नमी की वजह से,
ठीक है। तो जहाँ पर नमी होता है तो वहाँ पर फंगल की जो एकमुलेशन है फंजाई की वो ज़्यादा होते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके आया है टीनिया पेडिस, पाव की जो फंगल इन्फेक्शन होता है, या टीनिया क्रूरेरिया या पेटायरस वर्सिकुलर, मुख्तलिफ डिजीज़ है जो कि एकमुलेशन ऑफ द फंगस की वजह से होता है। और फंगस की एकमुलेशन क्यों होते हैं? ड्यू टू द वेट बॉडी। इसके अलावा गर्मियों में अक्सर रैशेज़ आते हैं, या सर्दियों में भी रैशेज़ आते हैं जिसको हम कोल्ड रैशेज़ या समर रैशेज़ कहते हैं। इसके अलावा कोल्ड टेम्परेचर में जो हील है वो क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, या पाम जो है ऑफ द हैंड वो भी क्रैक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लेप्स है वो भी क्रैक होता है, या एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन भी होता है, पीलिंग होता है वह पर जो जिस तरह हम कहते हैं ना कि उसकी जो छीले हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ द स्किन, दोनों कंडीशन में ड्राइनेस ऑफ द स्किन जो है वो हो सकते हैं, हॉट में भी और समर में भी हो सकते हैं। अब वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन वो भी क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज़ है। वेक्टर बोर्न मीन कि जिसके लिए वेक्टर ज़रूरी है, थर्ड पार्टनर जो है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो वेक्टर का जो नंबर है वो डिपेंड करते हैं जोग्राफिकल लोकेशन और टेम्परेचर पे। जिस तरह आप लोग सिंपल अगर हम वैसे एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर पेशावर में गर्मियों में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, ठीक है। तो मच्छर क्या है? दिस इज़ अ वेक्टर, मुख्तलिफ डिजीज़ वो ट्रांसमिट करते हैं फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दैट डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन, लाइक पेशावर का एग्जांपल में टेम्परेचर इस तरह गर्मी में ज़्यादा होते हैं। और साथ ही एक्सट्रीम वेदर वेरिएशन, जब वेदर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। जिन इलाकों में बारिश कम होते हैं तो वहाँ पर मॉस्किटो और टिक्स जो होते हैं, जिसको हम लाल बेग कहते हैं, वो कम होते हैं। और जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होते हैं तो उन्हीं इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये अपने जो उसकी निचेज़ होती है उसमें अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड आते हैं, और वो फ्लड उसकी जो निचेज़ है उसको ख़त्म कर लेते हैं, तो वो बाहर निकल कर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेनफॉल की वजह से इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जहाँ पर रेनफॉल कम हो वहाँ पर ये कम होता है। लेकिन कुछ इलाके इस तरह हैं जहाँ पर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वेक्टर्स कम हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो डाई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिया है जिसमें वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है, लाइक साउथ अफ्रीका और कोलंबिया में मलेरिया ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो मॉस्किटो है उनके लिए वो ज़्यादा मौजूद है। एशिया में डेंगू फीवर ज़्यादा है, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया में रॉस रिवर वायरस की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करते हैं वेक्टर पे, और वेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ज्योग्राफी पर और टेम्परेचर पर। अच्छा, मॉस्किटो जो है मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ हैं लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, इसको कॉज कर सकते हैं। ये वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो टिक्स है वो इट कैन लीड टू द लाइम डिजीज़, रिकेट्स है, मैनी अदर डिजीज़ को भी कॉज कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल मैंने दिया है। अच्छा, अब हाई टेम्परेचर जो है जिस तरह मैंने बता दिया वो वेक्टर को भी इफ़ेक्ट करते हैं, पैथोजिन। कुछ वेक्टर और पैथोजिन इस तरह है जो जिसकी सर्वाइवल के लिए लो टेम्परेचर ज़रूरी है। कुछ नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और कुछ हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास रेनफॉल की वजह से होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि फ्लडिंग होता है वहाँ पर, तो वो नीचे से बाहर निकलते हैं।
ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि हेवी रेनफॉल और फ्लगिंग की वजह से आउटब्रेक होता है डायरिया का, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन है वो उसमें ज़्यादा होते हैं, डायरिया फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो इसलिए ज़्यादा होता है। तो पर्टिकुलरली क्राउडी और पावर्टी एरियाज़ जहाँ पर सैनिटेशन का निज़ाम सही तरह से ना हो, जहाँ पर साफ़ पानी का निज़ाम ना सही तरह से ना हो, ठीक है, और जो गुंजानाबाद इलाके होते हैं तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो रिड्यूस करते हैं मॉस्किटो पॉपुलेशन बाय फ्लशिंग लार्वा फ्रॉम देयर हैबिटेट, क्योंकि अक्सर जो मॉस्किटो होते हैं उसके लार्वे पूल वाटर में, जो स्टैटिक वाटर होते हैं जो फ्लो नहीं करते, जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें ये लार्वे उसके मौजूद होते हैं। तो जब फ्लड आते हैं तो वो उस पूल वाटर को अपने साथ लेके जाते हैं, बह जाते हैं उसमें, तो उसका जो लार्वे है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो द नंबर ऑफ़ द वेक्टर्स ऑफ मॉस्किटो जो है वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब रेनफॉल होते हैं। अच्छा, माल न्यूट्रिशन किस तरह क्लाइमेट की वजह से आते हैं? तो जब क्लाइमेटिक चेंज आते हैं लोकली, ठीक है, तो वो हमारे क्रॉप्स को भी ख़राब करते हैं, जो हमारे फसलें हैं उसको भी ख़राब करते हैं। क्योंकि जब आप लोग इनिशियली क्रॉप करते हैं फसल को, जो उसका जो बीज अभी जो है ज़मीन में होता है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश उसके ऊपर आती है तो वो उसमें बह जाते हैं, या अगर फ्लड आते हैं तो वो कड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, या अगर बारिश नहीं होती बिल्कुल तो वो भी फसलों के लिए नुकसानदेह है। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अगर बारिश ज़्यादा हो गया है या बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो ये दोनों क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो हमारे क्रॉप्स के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो कम कर सकते हैं। ट्रॉपिकल लोकेशन में ये ज़्यादा होते हैं। ट्रॉपिकल लोकेशन किसे कहते हैं? जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। जिन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। ट्रॉपिकल लोकेशन में तो एक रेनफॉल ज़्यादा होते हैं, दूसरा उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उन इलाकों का, हम लेते हैं 37 डिग्री सी नॉर्मली, लेकिन इन्हीं इलाकों में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से भी 2 डिग्री सी ज़्यादा होता है। यानी जो टेम्परेचर फसल की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो फसल उसको टॉलरेट करते हैं, तो उससे भी वो टेम्परेचर नॉर्मली 2 सेंटीग्रेड ज़्यादा होते हैं, और बाज़ कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और यहाँ पर एक सर्वे है कि बाय द 2080 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो 10 to 25% कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि क्लाइमेट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल हो रही है, इसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सर्वे है बाय 280, ये जो 2080 जो है ये 25% तक कम होने की चांसेस मौजूद है। तो अगर किसी इलाके में ये चीज़ें पैदा ही नहीं होती, क्रॉपिंग मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर कि जो लोग हैं वो माल न्यूट्रेंट होंगे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हम तर का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जाती, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ग़िज़ाई क़िल्लतें हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा टॉक्सिक गैसेस जो है वो भी ज़्यादा होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। जिस तरह हमारा वर्ल्ड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की तरफ जा रहे हैं, तो इसी वजह से तकरीबन 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो चुका है एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जो फ्यूल कारखानों में यूज़ होते हैं, तो वो फ्यूल्स
जब कंबशन के बाद वो डायरेक्टली उसका जो टॉक्सिक गैसेस है इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट में आते हैं। तो दिन ब दिन कारखाने बढ़ते जाते हैं, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो व्हीकल्स है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी फ्यूल कंबस्टेड फ्यूल से निकलते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर और उसको गंदा करते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ रिस्पायरेटरी डिजीज़ काज होगा बल्कि टेम्परेचर पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर इसको इंक्रीज़ कर देता है। मीथेन जो है वो भी टॉक्सिक गैस है जो कि कोल माइनिंग जिन कारखानों में कोयला यूज़ होते हैं तो कोयला की जलने के बाद जो गैसेस रिलीज़ उससे होते हैं दे आर द मीथेन। लैंडफिल से भी होते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट जो होते हैं पर्टिकुलरली जो बीफ और काउज़ की जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं गोबर, जब वो प्रोसेस होते हैं तो उससे भी मीथेन जो है गैस हासिल होता है और दैट मीथेन एज अ टॉक्सिक अगर उसको सही तरह से उसकी मैनेजमेंट नहीं की गई। नाइट्रस ऑक्साइड जो कार में फ्यूल कंबशन होती है तो उससे बनते हैं, या हमारे घरों में जो हीट प्रोड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल से, या कारखानों में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ होते हैं फ्यूल्स, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, तो इन्हीं के लिए जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होते हैं डायरेक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट लीड टू द डिफरेंट एलर्जिक डिसऑर्डर लाइक एस्थमा। अब क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमारे पास रेनफॉल होते हैं। तो रेनफॉल अगर ज़्यादा हो तो इसमें सी लेवल जो है वो चेंज होगा। सी लेवल बाय 1.5 फीट विल सबमर्ज 70% ऑफ द लैंड मास ऑफ द आइसलैंड। अगर सी लेवल में 1.5 फीट तक जो पानी का सतह है वो ऊपर की तरफ जाते हैं यानी ज़्यादा होते हैं, तो ये जो हमारे जजीरे हैं मुख्तलिफ अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें 70% का जो एरिया है वो इस पानी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 फुट तक ये इंक्रीज़ जो है हो गए तो 100% यानी टोटल जो आइलैंड होते हैं जितने भी जो जजीरे हैं वो पानी में डूब जाएंगे। तो ये एक बड़ा इशू आजकल जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहे हैं। तो अगर ये पानी का सतह दिन ब दिन जो है समंदरों में ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो जजीरे हैं वो ख़त्म होने वाला है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो पानी में आ जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने घर बार छोड़कर नकल मकानी करेंगे टूवर्ड द एरियाज़ वेयर द विच इज़ अवे फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो ये लोग अपने घर बार छोड़ेंगे। ठीक है, और जो लोग नकल मकानी करते तो ऑब्वियसली उनकी जो सरमाया है वो उसी इलाकों में रह जाते हैं जो पानी के अंदर आ चुके हैं, तो दे बिकम पावर्ड, वो गरीबी की तरफ जाएंगे, बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे, उसमें पावर्टी भी ज़्यादा होंगे, उसमें सिकनेस भी ज़्यादा होगी और ये लोग मुंतशिर हो जाएंगे। ठीक है, वॉर की तरफ उसकी जहनियत जाएंगे, कामर्स भी उसकी जो उसकी बिज़नेस रनिंग बिज़नेस थे उन्हें अपने इलाकों में वो भी ख़त्म हो जाएंगे एंड डेथ्स भी उसमें होंगी, क्योंकि जो माइग्रेशन है इसकी मुख्तलिफ़ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो लोग अपने इलाके को छोड़ते हैं तो उसका सरमाया वहीं पर रह जाते हैं, तो दूसरे इलाके में जब वो जाते हैं तो वो वहाँ पर गरीबी गुजारेंगे, वो बेरोज़गार होंगे, उसमें बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी, वो मुंतशिर भी हों, उनका बिज़नेस माइंड जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, तो दे बिकम वॉरियर। तो इसी सिलसिले में ये जो क्लाइमेट चेंज आ रही है आजकल दुनिया में और बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र होते हैं,
तो इसी सिलसिले में 2015 में पेरिस और फ्रांस में 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग हुई थी, जिसमें 196 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था, और इन्हीं कंट्रीज़ ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की थी जिस पर सब लोग एग्री थे। और वो करारदाद क्या थी कि होल्डिंग द इंक्रीज़ इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू द बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखना है प्री इंडस्ट्रियल रीजन से। यानी जिन एरा में जिस ज़माने में इंडस्ट्रीज़ कम थी, प्री इंडस्ट्रियल एरा जो था, तो उसी ज़माने में जो टेम्परेचर हुआ करते थे हमारे वर्ल्ड की, उससे हमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो बैड इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर आ रही है, हमारी जो वर्ल्ड पर आ रही है, वो कम होंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होने देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं इसका एग्ज़ाम्पल के थ्रू वाज़ेह कर देता हूँ। सपोज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कि एरा की से पहले अगर हमारे पास नॉर्मल जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था और वो तकरीबन सपोज़ लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो 30 डिग्री सी था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा आया, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड में ज़्यादा हुए तो ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमें ये टेम्परेचर जो है 28 तक लेके जाना है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते, 28 तक नहीं लेके जा सकते, तो हमें ये एटलीस्ट 31.5 पर स्टॉप करना है। 31.5 से आगे हमें ये इंक्रीज़ नहीं होने देना। तो ये उन लोगों का टारगेट है जिसके ऊपर डेवलप कंट्रीज़ काम कर रही है अभी। तो हम उम्मीद ही रख सकते हैं कि इससे जो है क्लाइमेटिक चेंज है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे साथ क्लाइमेट चेंज का लेक्चर था। ह्यूमन के ऊपर मुख्तलिफ जो इफ़ेक्ट थे वो हमने डिस्कस की, और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो वर्ल्ड के ऊपर जो चैलेंजेस है, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। फिर भी अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।